अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अजीज आज हमारे साथ हैं। ज़्यादा अरसा फ्रांस में रहा था और लंदन में रहा था एंड दिस इज अ पर्सनल थिंग। आई नो आई वाज एन एथनिक माइनॉरिटी। मैं एक माइनॉरिटी था। तो आप बताएं कि अच्छी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए जब आपसे कोई गलती हो जाए, पता हो कि अब बॉस ने पूछना ही है। आपकी कहानी, आपकी ज़बानी, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, ढेर सारी डिग्रीज, तकरीबन आधे ग्लोब में आप काम कर चुके हैं। तो बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? बचपन से ही शौक था कि बस मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँगा और बस सारी दुनिया को मेरे सिग्नल्स का इंतज़ार रहेगा। क्या था? विज़न क्या था? ड्रीम क्या था? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये दावत दी इधर आने की, आप लोगों से बात करने की। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है कि मैं लंदन में पैदा हुआ था और लंदन में बड़ा हुआ हूँ और वहीं से मेरी सारी जो एजुकेशन तालीम है वहीं से तकरीबन हुई है। और मैंने अपने पहले फ्यू इयर्स वहीं पे काम किया था। तो मैंने जब शुरू किया ना, ऑफ कोर्स फादर की विजन होती है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन मैं एक्चुअली ना बिजनेस की फील्ड को मुझे ज्यादा पसंद थी, तो मैं ना एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने आ गया था। तो शुरुआत मैंने की थी कि एक बैंक से, उस वक्त बैंक का नाम आप सब जानते होंगे, पर लेकिन HSBC बहुत बड़ा बैंक था। हम्म। तो वहां पे मैं इंजॉय कर रहा था काम, बैंकिंग का मजा आ रहा था। तो वहां पे एक शख्स मुझे मिला एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारे फंडिंग के कॉन्फ्रेंस में ना मिला। वो उस वक्त ना एक नई कंपनी लॉन्च हुई थी यूके में, ये काफी अरसे की बात है, मे बी 95 की बात होगी। उसका नाम था ऑरेंज। और ऑरेंज एक सेल्युलर मोबाइल कंपनी थी और बड़े सॉर्ट ऑफ फंकी टाइप की उनके इश्तिहार बने हुए थे और वो काइट कूल लुकिंग कंपनी थी। तो मैं देख रहा हूँ यार, मैं इधर HSBC बैंक में काम कर रहा हूँ, ब्लैक सूट पहना हुआ है, चिट्टी शर्ट, ये हमारा रूल था। टाई के ऊपर जो मर्जी लगा लो, पर लेकिन काला सूट और चिट्टी शर्ट तो जरूर मैंडेटरी थी। हम्म। और ये फंकी कपड़े पहने हुए, जीन्स पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पूछूं इनसे क्या वाली कंपनी करती क्या है। वो इस वक्त सेल्युलर थी एंड ऑफ कोर्स 95 में सेल्युलर बहुत कम था पूरी दुनिया में। एंड मैंने उनसे बात की, मजा आया एंड आई जॉइंड ऑरेंज इन 95 एंड नेवर लुक बैक। एंड तब से ना अनफॉर्चुनेटली मैं टेलीकॉम सेक्टर में हूँ एंड ऑरेंज से काफी साल रहा, उनके साथ काम किया, पूरे यूरोप में उनके साथ काम किया, फ्रांस में भी, नेदरलैंड्स में भी, स्पेन में भी। ज्यादा अरसा फ्रांस में रहा था और लंदन में रहा था। एंड उसके बाद मैं टेलीकॉम्स में ही रहा हूँ, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इन चीजों में। फिर मैं थोड़ा सा ना शिफ्ट किया अपने आप को कि मैं दूसरी मार्केट्स देखूं कि इधर क्या हो रहा है। एंड देन आई स्पेंड सम टाइम इन अफ्रीका। सो अफ्रीका में मैं था, ईस्ट अफ्रीका में भी, सूडान, इजिप्ट, इन जगहों पे भी, और वेस्ट अफ्रीका में भी था। वो जो फ्रेंच स्पीकिंग वेस्ट अफ्रीका है ना, सेनेगल, मॉरिटेनिया, गिनी, ये सारी फ्रेंच स्पीकिंग। बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस थी ऑरेंज के साथ काम करना, ऑरेंज एक फ्रेंच कंपनी थी, तो फ्रांस में भी मैं रह चुका था, तो थोड़ी सी फ्रेंच आती थी, तो मैंने फिर वहाँ पे भी काम किया। एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैं इधर पाकिस्तान आया था जैज़ के लिए काम करने के लिए। उस वक्त मोबिलिंग नाम था हमारा, तो उसका नाम मैंने बदल दिया था टू जैज़। मोबिलिंग काफी, मोबी लिंक, 90 में थोड़ा स्टक हुआ था नाम, तो मैंने सोचा कोई फंकी सा नाम होना चाहिए कंपनी का। एंड हमारे पास एक छोटी सी ब्रांड थी उस वक्त जो ना होने के बराबर ही थी, तो उसको रिवाइव करके हमने पूरी कंपनी का नाम बदल दिया फ्रॉम मोबिलिंक टू जैज। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह पास 75 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं, सो वेरी प्लीज्ड। ही ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो आपका फंकीपन है ना ये मेरा ख्याल है आपकी सक्सेस पे बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ पीपल्स पर्सन। और जो 95 की आपने बात की, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हैं ये लोग लास्ट सेंचुरी के हैं। हाँ भाई, ऐसा भी था। और 95 वाज द ईयर व्हेन आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लिनिकल मेडिसिन टू पब्लिक हेल्थ, और मुझे डीसी से एक जॉब ऑफर हुई और मुझे पहला मोबाइल मिला।
उफ, इतना लंबा था और हमारी 1 दिन की ओरिएंटेशन क्लास हुई थी और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और उस वक़्त भी, तो जनाब उनको पहले ही पता था कि मोबाइल जो है कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं। तो देखें कितनी टेक्नोलॉजी जो है ना वाक़ई गेम चेंजर है। तो ये तो है आपकी कहानी और इसमें मज़े की बात ये है और बहुत डिफरेंट बात ये है कि जनाब सारे लोग पाकिस्तान से कहते हैं हम बाहर कैसे जाएँ? अंग्रेज़ी सीख रहे होते हैं, फ्रेंच सीख रहे होते हैं, जीआरई दे रहे होते हैं और आप जनाब लंदन में पैदा होके अफ्रीका और यूरोप में अपनी खिदमत सरअंजाम देके पाकिस्तान आ गए। तो अगर ये कोई बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल या कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं शेयर कर सकते तो कुछ बताएँ कि ताकि बाकी लोगों को हौसला हो कि लोग लंदन से भी पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो कुछ इसके बारे में, कुछ अपने चैलेंजेस के बारे में, हाउ डिड यू ओवरकम या डू यू स्टिल फेस सम चैलेंजेस? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली रियली। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस लंदन जाने का, ना मेरा कोई प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ है इस वक्त, तो हेल्थ पे थोड़ा सा फिक्र हो जाता है कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाए तो यहाँ पे वही हेल्थ सर्विस मुझे मिल सकेगी कि नहीं। बट लेकिन लंदन में ऑनेस्टली जो फर्क है ना, यहाँ पे जो वेदर है, जो क्वालिटी है, जो लाइफ है, वो कई कई लेवल से बेहतर है लंदन के अंदर। यहाँ पे हर काम हो जाता है, लंदन में काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल चीज बताऊं, मैंने रिसेंटली सम फर्नीचर बाय किया घर के लिए। मैंने जाके चूज किया, उन्होंने मुझसे चॉइसेस ले ली, तो फिर मेरे फौरन घर अगले दिन, अगले दिन भी नहीं, 2-3 घंटे के बाद डिलीवर हो गया। और 3 बंदे आए और उन्होंने बैठ के ना घंटे के अंदर जोड़ भी दिया सारा। अच्छा, अब यही सिलसिला अब लंदन में होता ना, तो पहले मुझे डिलीवरी बुक करनी पड़ती। उस डिलीवरी बुक करने के लिए मुझे एक दिन छुट्टी भी करनी पड़ती, क्योंकि डिलीवरी उधर दिन को आएगी तो मैं काम पे नहीं जा सकता, या मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। और जब वो डिलीवरी आएगी वो फ्लैट पैक होएगी और मुझे खुद सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे, वो तो प्रोफेशनल थे, उनको घंटा लगा, और वो 3 बंदे थे। अब मेरे यहाँ पे तो 8-10 घंटे गए फर्नीचर बनाने में। फर्क क्वालिटी ऑफ लाइफ का फिर यहाँ पे ये आता है कि ना, लेबर बहुत है यहाँ पे, एंड कोई ना कोई बंदा आपके लिए काम कर लेगा। सो देन यू कैन स्पेंड टाइम योर ओन लाइफ। सो आप अपनी जो शौक है ना, उनके साथ ज्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो एक तो मेरा ये बात है। दूसरी बात मेरी है कि जो वेदर होता है ना, आप किसी ने बाहर जाना है, आई विल एनकरेज इट प्लीज। आई थिंक ट्रैवल के जरिए ना बंदे का माइंड थोड़ा ओपन हो जाता है, और मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ बातचीत करो, उनके तरीकेकार देखो, तो अपनी भी कुछ इसमें ना नॉलेज बढ़ता है। सो आई विल इंकरेज इट, बट लेकिन बहुत केयरफुल से चूज करना। वेदर लंदन का तो इतना अच्छा नहीं है, मैं सच बता देता हूँ। उधर एक सीजन है और वो ग्रे सीजन है, और वो 1-2 दिन होते हैं साल के जब धूप निकल आती है। और जो तीसरी चीज है यहाँ पे जो मुझे पसंद आता है, एंड दिस इज अ पर्सनल थिंग, आई नो आई वाज एन एथनिक माइनॉरिटी, मैं एक माइनॉरिटी था, एंड मुझे हर रोज इस चीज का किसी न किसी तरीके से रिमाइंडर आ जाता था कि मैं माइनॉरिटी हूँ। इस वजह से ना यहाँ बहुत चैंपियन करता हूँ डाइवर्सिटी और माइनॉरिटीज की राइट्स और उनके हक, बिकॉज आई नो व्हाट इट फेल्ट लाइक टू बी मार्जिनलाइज्ड। एंड यहाँ पे ना मुझे अपनापन थोड़ा सा महसूस होता है। एंड मैं एक ऑनेस्ट बात बता दूं डॉक्टर साहिबा, जब मैं पहली दफा पाकिस्तान आया मुझे बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी। रेयर ना कमिटमेंट नहीं है मेरे अंदर जो मैं फोर्स कर रहा हूँ सबको मेरी तरह बन जाए। तो मैंने फिर अपने अंदर कमिटमेंट डाली कि मैं उर्दू डिलिबरेटली सीखूं। तो मैंने फोर्स किया था अपनी टीम्स को कि मेरे साथ प्लीज आप सिर्फ उर्दू में बातचीत करें। तो इसकी वजह से मेरी उर्दू काफी बेहतर हो चुकी है। आपकी तो उर्दू बेहतर हो गई, मगर टीम का तो नुकसान हो गया, हमने तो आपसे ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी थी। लेकिन ये बताइए कि यूथ के लिए, आपको पता ही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और डिसअपॉइंटमेंट है और एक सिफारिश का कल्चर है, यानी लोग मेहनत पे बिलीव ही नहीं करते। आई डोंट नो, चूंकि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है और आपका अपना एक बहुत डिफरेंट सा बैकग्राउंड है, लेकिन आपने शायद वो ऑफिसेज देखे हैं नहीं जहाँ पे कोई अच्छा सा बच्चा या बच्ची अगर काम कर रहा हो ना, तो लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत का फायदा क्या है, मेरी अपनी जो मैंने किया
था, मुझे पता था। मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाता था सुबह 7:30 बजे, और मुझे पता होता जितना ज्यादा काम मैं करूंगा तो फल मुझे मिलेगा। मैंने कभी शाय वे नहीं किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई शॉर्टकट्स नहीं मैंने इस्तेमाल की। एंड सेकंडली मुझे एब्सोल्युटली कोई सिफारिश नहीं चाहिए थी। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइट। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उस मैनेजमेंट टीम पे बैठूं बिकॉज उनको डाइवर्सिटी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी। उनको एक टोकन एथनिक माइनॉरिटी चाहिए। मैं किसी के लिए बीकन ऑफ होप नहीं बनना चाह रहा, चाइल्ड नहीं बनना चाह रहा था। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के जरिए मैं आगे जाना चाह रहा था। वरना होता क्या है कि ना, तुम वैसे ही बैठे हुए हो पर लेकिन तुम्हारा मशवरा तो नहीं कोई ले रहा। तुम वैसे ही बैठे हुए हो, तुम्हें कोई काम भी नहीं कोई ठीक ठाक दे रहा। तुम वैसे ही बैठे हुए एज बुटीक के, हाँ मेरा कोटा पूरा हो गया, एबल बॉडीड, वो फोटो शूट के लिए और रिपोर्ट में आपकी अच्छी सी ग्लॉसी पिक्चर आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए था। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि मैं ना एक सिंपैथी वोट के जरिए ना इस कुर्सी पे आके बैठ जाऊं। सो आई डिड नॉट वांट दैट। आई वांटेड मेरिटोक्रेसी टू प्रिवेल, सो एक्चुअली आई कैन बी जज्ड बाय माय वर्क। तो ये सबसे जो अहमियत वाली बात है। तो इसके लिए ना मैंने अपने एक्स्ट्रा कोर्सेज की हुई थी, अपना एक्स्ट्रा साइड पे एजुकेशन किया हुआ था, डिप्लोमास मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए थे। किसी सब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहता था मैं उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाऊं। MBAs किए हुए थे, डिप्लोमास मार्केटिंग में, मार्केट रिसर्च में, कस्टमर एक्सपीरियंस में, सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग मैंने अपने लिए हासिल की थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स मैंने ली थी, जस्ट कि मैं अपनी स्किल सेट को बढ़ाऊं एंड देन अपनी काबिलियत के जरिए मैं आगे जाऊं और अपनी मेहनत के जरिए मैं आगे जाऊं। लिटरली मैं सुबह 7:30 बजे अपने डेस्क पे होता था और 6-7 बजे तक मैं अपने डेस्क पे रहता था, और मेरे माइंड में कभी नहीं होता था कि मैंने आज कम काम करना है। बाकी करें या ना करें उनका अपना मसला है, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करता रहूंगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दिस वर्कड फॉर मी। और यही एडवाइस आप जो यंगर लोग हैं उनको भी देना चाहेंगे? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। बिल्कुल 100% मेरिटोक्रेसी। बिकॉज आप सिफारिश से आप भी जाओ ना तो आपकी ना वो पोजीशन कायम नहीं रहती। एंड मेरिटोस, सो आपको चाहिए कि आप अपने स्किल सेट के साथ ना आगे बढ़ो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। ठीक ठीक। अच्छा, आपका वक्त बड़ा ही कीमती है और कॉर्पोरेट सेक्टर का तो मुझे पता है कि दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। तो बिल्कुल आखिर में अगर आप जल्दी जल्दी ये बता सकें कि जब आप किसी भी सेक्टर में, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जब काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रेसेस भी आते होंगे, और बॉस से कभी खफगी, डांट शांट पड़ती होगी। आप खुद भी बॉस हैं तो आप भी कुछ ना कुछ जो है हिसाब किताब तो लेते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो यंगर लोग हैं वो ज़रा घबरा जाते हैं, और वो फिर थोड़ा सा झूठ बोलने का कल्चर होता है, थोड़ा सा डॉज करने का, कहते हैं या फ्लैटरिंग कर लें। तो आप बताएं कि अच्छी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए जब आपसे कोई गलती हो जाए, पता हो कि अब बॉस ने पूछना ही है, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि कभी आपको ऐसी सिचुएशन हुई जब आपके जो जूनियर्स हैं उन्होंने आपको बड़ा डॉजिंग की हो, तो आप उसको कैसे डील करते हैं? ह्यूमर से, गुस्से से, कैसे करते हैं? तो ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। दो चीजें इसमें है ना। पहली चीज है कि अपने लिए ना थोड़ा सा ना आपको ना टाइम ढूंढना पड़ता है फॉर रिफ्लेक्शन। तो वाइट, जिसको मैं कहता हूँ वाइट स्पेस। सो ऐसे टाइम आता है कैलेंडर के अंदर कि मैं सुबह कह देता हूँ कि मैं आज सुबह घर से काम कर रहा हूँ। एक वो मेरी इन्वायरमेंट बदल जाती है और मुझे ना थिंकिंग का टाइम मिल जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज तुमने हर वक्त ना फॉरवर्ड देखना पड़ता है कि नॉट टुडे, के 6 महीने के बाद हमने क्या करना है। तो तुम्हें समहाउ एंटिसिपेट करनी पड़ती है ये चीजें। सो ये इम्पोर्टेंट है कि ना आप ये करो। सेकंड चीज जो मैं आपके जो सवाल था ना, मेरा एक रूल है, मैं हमेशा प्रेज इन पब्लिक, स्कोल्ड प्राइवेट। जब इवन अपनी टीम के साथ मैं किसी चीज पे थोड़ा सा अपसेट हूं ना, तो मैं उनको इंडिविजुअली कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी एंड मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूँ। पर लेकिन जब किसी ने कोई अच्छा काम किया होगा तो वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो पूरी महफिल में सबको नजर आए कि
मैंने किसी को शाबाशी दी है या तारीफ दी है ना, पर लेकिन जब कोई मेरे पास कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन होता है लेना, या मैं परफॉर्मेंस पे खुश नहीं हूँ, तो उस वक्त मैं वो एक्चुअली प्राइवेट में कॉन्वर्सेशन लेता हूँ। पर ये तो सही मैनेजमेंट गुरुज हमेशा यही टिप देते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जाते जाते मैंने आपको सुना भी, आपके साथ एक दफ़ा पैनल में भी बात की, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यू आर स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और बहुत आप यू नो औरतों को चाहते हैं कि वो दे शुड गेट अ सीट एट द टेबल। लेकिन मैं अब ये नहीं मुझे ये पता है ये एस्टेब्लिश है, आप उनके बिल्कुल भी एंटी वुमेन नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन हो। लेकिन मैं औरतों को भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो उनमें शाइनेस होती है, बाज़ दफ़ा वो बहुत रिजर्वेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आपने कभी देखा कि ऐसा होता है आपके सेक्टर में भी, और आप खुसूसन यंगर औरतें जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहती हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? तो यस, ये होता है। एंड आई थिंक ये हमारी सोसाइटल इश्यू है कि ना कभी कभी खवातीन की बात नहीं सुनी जाती ना, और उनको ना एक्चुअली ना घर में बंद करके बिठाया हुआ होता है अपने डोमेस्टिक काम्स के लिए, व्हाटएवर। मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट लेकिन इक्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर हमारे ऊपर ना फोकस बन जाता है कि हम ना कॉन्फिडेंस दें, एज अपोज टू कि उनकी कॉन्फिडेंस तोड़ें। तो यहाँ पे ना एक हमारा एक फीमेल फ्रंट लाइन स्टाफ थी मेरी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसका बहुत मुश्किल से काम कर रही थी, पर लेकिन मैंने उसके ऊपर गिव अप नहीं किया आखिरी वक्त तक। थोड़ी सी परफॉर्मेंस के भी मसले थे, उसका काम समझ नहीं आ रहा था, बट लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 100 फ्रंट लाइन स्टाफ होंगे और ये एक ही इंडिविजुअल थी जो फीमेल थी वहां पे। तो इम्पोर्टेंट था मेरे वास्ते कि मैं उसको पॉजिटिव सपोर्ट दूं कि वो रियली सक्सीड करे। उसके साथ वन ऑन वन कोचिंग की हुई, उसके साथ ट्रेनिंग की हुई, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग मैंने दी हुई थी कि मेक श्योर कि उसकी डेवलपमेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डूइंग रियली वेल, शी इज डूइंग रियली रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली ये जो बैगेज है ना पुराना वाला, इसको खत्म करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिल्ड द न्यू वन। सो यू हैव टू अनलर्न टू लर्न। तो you have to be patient, you have to work with them, but लेकिन it is incumbent on you, it is focus on you कि आप उनको ये confidence दें कि वो समझ सकें कि हम इस सीट के ऊपर किसी डाइवर्सिटी एजेंडा पे नहीं, पर लेकिन मेरिटोक्रेसी की वजह से बैठे हुए हैं, और हमारी जो ओपिनियन है उसकी एक्चुअली वैलिडिटी है, और लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।